हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने समझा था कि कलेक्शन ऑफ डेटा होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, क्या वेरियस सोर्सेज है उन्हें देखा था हमने, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, क्या उनका मतलब होता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये सब कुछ क्या होता है एंड उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। आई होप सो कि आप लोग इसके जो प्रीवियस वाला वीडियो है वो देख चुके हो। अगर वो नहीं देखा होगा तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी समझने में, इसीलिए अगर नहीं देखा हो तो देख लो जाकर, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ जो है अरेंज्ड मिल जाएगा। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग देखेंगे वेरियस जो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा है। हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में समझ के आए दो जो है आपके सोर्सेज होते हैं या दो टाइप के आप डेटा बोल सकते हो, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिर्फ प्राइमरी डेटा से डील करेंगे, सेकेंडरी डेटा पर हम लोग बाद में जाएंगे, ठीक है। तो अगर प्राइमरी डेटा की बात करें तो देयर आर वेरियस मेथड्स जो कि हमें देखने हैं जिनके थ्रू डेटा कलेक्शन किया जा सकता है। कौन कौन से मेथड्स हैं? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस, टेलीफोनिक इंटरव्यूज, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड एंड क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। बेसिकली ये कुछ जो है 6 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा है। इन सारे मेथड्स को हम लोग देखेंगे, इनके वेरियस मेरिट्स, डीमेरिट्स, प्रिकॉशन सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। देखने को आपको लगेगा कि हाँ ये लेंदी है और मैं इसको डिनाई भी नहीं करूंगी कि हाँ मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा आपका थोड़ा लेंदी है, बट बिलीव मी बहुत इजी है। इनका जो मतलब है ना वो आपको इनके नेम से ही समझ में आ जाएगा। तो समझने के लिए या हम ये बोले कि कंसेप्ट जो है वो इजी है, ऑल्दो इट इज लेंदी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे, इजी है वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। नाउ एक और चीज जो कि मैं आप लोगों को यहीं पर बताना चाहूंगी, दैट इज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सारे जो हमारे मेथड्स जो उनको कंप्लीट नहीं करेंगे। ये जो दोनों मेथड्स हैं ये हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में लेंगे। रीजन बीइंग कि इनमें हमें वेरियस चीजों को पढ़ना है और ऑलरेडी यहाँ तक जो है ना बहुत सारा हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए एक ही पर्टिकुलर वीडियो में इतना सारा ग्राफ्स करना मुश्किल हो जाएगा। आप बोलोगे मैम इतना लंबा वीडियो बना दिया, ठीक है। तो इसलिए जो है वी हैव डिवाइडेड इट इनटू पार्ट्स, तो हम इस चीज को अपने नेक्स्ट में देखेंगे। अभी इनिशियली ये जो चारों हैं इन्हें हम लोग देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं विथ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब जैसा इसका नाम बोल रहा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है कि आप घर पर कितनी शरारत करते हो, ठीक है। आप कितनी पढ़ाई करते हो, आप कितनी शरारत करते हो, आपका जो पूरा टाइम टेबल है वो क्या है। तो मैंने डायरेक्टली आपसे पूछा है, मैं और किसी से पूछने नहीं गई, मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। तो दिस इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। कि जो भी एक इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली जिस भी पर्सन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस भी पर्सन से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हम डायरेक्टली उसी को इन्वेस्टिगेट अगर कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं दैट इट इज अ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। पर्सनली मिलकर जब हम लोग बातें कर रहे हैं, ऑल राइट, दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इजी है ना, उसके नेम से ही समझा हमने, और ऐसे ही आपको सारी चीजें उसके नेम से ही समझनी है, आपको आराम से सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। सो द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच data are personally collected by the investigator from the for the information, ठीक है। this would be for the information. so direct personal investigation क्या है? एक ऐसा मेथड है जिसमें आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो पर्सनली। कहां से? जो पर्सनली इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, ठीक है। then the investigator establishes direct relation with the persons from whom the information is to be obtained. जो इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर, एन्यूमरेटर, रिस्पोंडेंट्स एंड सर्वे, ये कुछ बेसिक टर्म्स है या हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स है।
जो कि हम अपने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़कर आ चुके हैं। इसीलिए बोल रही हूँ दैट आई होप सो कि आप लोगों ने जो लास्ट वाला वीडियो है वो देख लिया है, बिकॉज अगर नहीं देखा होगा ना तो फिर वही चीज है कि कहीं ना कहीं जो है ना वो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप उसको कंप्लीट कर चुके हो। तो जो एक इन्वेस्टिगेटर है वो इस पर्टिकुलर मेथड के हिसाब से अगर इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करता है तो वो एक जो है पर्सनल रिलेशन क्रिएट करता है विद द पर्सन आप जिससे इंफॉर्मेशन ले रहे हो उससे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हम अगर आपस में बातचीत करेंगे, मैं अगर डायरेक्टली आपसे पूछ रही हूँ कि अच्छा बताओ आपका क्या टाइम टेबल है, दिस एंड दैट, तो यहाँ पर एक पर्सनल जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वी वुड से कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप, नॉट पर्सनल, पर्सनल थोड़ा सा आई वुड से कि थोड़ा सा वेग हो जाएगा, एक डायरेक्ट रिलेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कि मैं डायरेक्टली आप ही को क्वेश्चन कर रही हूँ, आप ही से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ। द इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेरी डिलिजेंट, एफिशिएंट, इम्पार्शियल एंड टॉलरेंट, ठीक है। अब देखो जो भी इन्वेस्टिगेटर इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करता है ना, उन्हें बहुत ही डिलिजेंट होना पड़ेगा, बहुत ही एफिशिएंट होना पड़ेगा। क्या होता है जब हम पर्सनली किसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो देयर मे बी क्वेश्चन जो कि सामने से आ जाए और उसको आपको उसी टाइम पर हैंडल करना पड़ेगा। यू कैन से नहीं मुझे नहीं पता मैं आंसर नहीं दूंगी, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो, आपको उसी टाइम पर उन्हें बताना पड़ेगा। अगर लग रहा है कि नहीं एक ये क्वेश्चन भी ऐड करने की जरूरत है तो आपको वो क्वेश्चन भी पूछना पड़ेगा उनसे, ठीक है। तो उतना एफिशिएंट जो है वो बनना पड़ेगा हमें। इम्पार्शियल होना इज जरूरी, इम्पार्शियलिटी जरूरी है, अदरवाइज जो है फिर हमारे इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब ही नहीं रहा। ऑल्सो टॉलरेंट होना भी जरूरी है, ठीक है। थोड़ी सी हमें पेशेंस बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब अभी तक तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि हमें मैं आपका टाइम टेबल एंड दिस एंड दैट, वो बहुत ही सिंपल जनरलाइज्ड एग्जाम्पल था। थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से थोड़े से आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीजों को समझते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक विलेज में गई हूँ, वहां पर मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि गवर्नमेंट ने जो मनरेगा जो उनकी स्कीम चलती है एमजी नरेगा, वो कितनी एफिशिएंट है, मुझे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की और भी स्कीम्स हैं लाइक जो जन धन योजना थी, क्या वो सक्सेसफुल रही उन लोगों के हिसाब से, ठीक है। एंड जो ये एमजी नरेगा है, इसके अपार्ट जो और भी वेरियस स्कीम्स एंड जो और भी वेरियस प्रोग्राम्स जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो कितने जो है सक्सेसफुल है, कितने नहीं है, मुझे इस चीज को जो है एनालाइज करना है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, ये मेरा एक जो है मेन इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक बन गया है। अब इस पर जो है मुझे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, तो मैं गई लोगों के पास में, लोगों से पूछ रही हूं कि क्या है क्या नहीं है, ETC ETC। नाउ ऐसा है कि यू नो कि इंडिया में देयर आर लाइक पीपल जो कि गवर्नमेंट के फेवर में है, देयर आर पीपल जो कि गवर्नमेंट के बिल्कुल अपोजिट में है, ठीक है। ऑल्सो एज एन इन्वेस्टिगेटर मैं भी क्या हो सकती हूँ, मैं भी गवर्नमेंट के साइड भी हो सकती हूँ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी हो सकती हूँ। तो ये जो साइड और अगेंस्ट है ना, मेरे लिए दिस इज हार्मफुल और इसकी वजह से मेरा इन्वेस्टिगेशन सही नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे क्या होने की जरूरत है, इम्पार्शियल होने की जरूरत है। मुझे सिर्फ लोग जो बोल रहे हैं मुझे उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लेना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं नहीं ये जो है ना इस गवर्नमेंट ने ये किया या उस गवर्नमेंट ने ये किया है, नहीं। ये फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा कि आप इम्पार्शियल हो गए हो, ठीक है। आपकी जो पार्शियलिटी वो आ जाएगी। अल्टीमेटली आप आंसर भी कैसा दोगे या आप कोई भी कंक्लूजन निकालोगे उससे, तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो पार्शियल होगा। दैट मीन्स वो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हम अगर बात करें तो जो इन्वेस्टिगेटर है उसको इम्पार्शियल होने की जरूरत है, किसी भी साइड झुकाव नहीं होना चाहिए। जो चीजें हैं वो उसको एज इट इज क्या करो, आप एक्सेप्ट करो, प्लस जो भी चीजें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप वैसे लो। टॉलरेंट होने की भी हमें जरूरत है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं गई, किसी से मैंने पूछा कि अच्छा बताओ कि एमजी नरेगा जो है वो सही है नहीं है, ये सारी चीजें, ठीक है। या मैं बोल रही हूँ जनधन योजना जो थी जिसमें आप लोगों के बैंक अकाउंट ओपन करवाए गए, उसका कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। अब जो पर्सन है वो बहुत ही दुखी है भाई, उसको क्योंकि उनके पास में जो है ना तो जनधन योजना का उन्हें कोई जो है बेनिफिट मिला, एमजी नरेगा में मान लो कि उन्हें जो है काम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनके पास में काम आ ही नहीं रहा है इस वजह से, तो वो तो बहुत दुखी है। अब वो बिल्कुल ऐसे चालू हो गए,
अरे गवर्नमेंट तो ये वो सिर्फ इतना बोलती है, ये करती है, वो करती है, करती कुछ नहीं है, हमारे तो इतने पैसे थे वो भी चले गए, ये हो गया वो हो गया, डिमोनेटाइजेशन लेकर आ गए, ईटीसी ईटीसी। ठीक है, अब मेरा सिंपल सा ये था पूछने का कि ये सक्सेसफुल था नहीं था, लेकिन उन्होंने उनकी जो सारी चीजें थी वो स्टार्ट कर दी। अब अल्टीमेटली यहाँ पर मुझे क्या बनना पड़ेगा, पेशेंट्स बनना पड़ेगा। ठीक है, मुझे पेशेंट जो है वो बनना पड़ेगा कि नहीं यार, मुझे थोड़ी चीजों को टॉलरेट करना पड़ेगा कि अगर वो बोल रहे हैं तो मैं अब इनसे लड़ाई करने तो नहीं बैठूंगी कि नहीं आपने ऐसे कैसे बोल दिया। इट्स ओके फाइन, उन्होंने बोल दिया है, अब उसमें मुझे ये देखना है कि मुझे किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। ठीक है, मैं जो भी चीजें कलेक्ट कर रही हूँ मुझे मेनली ये देखना था कि सक्सेसफुल रहा नहीं रहा, उनके जो भी व्यूज है उससे मुझे समझ में आ गया दैट इट वाज नॉट सक्सेसफुल, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है वो भी अराइज हुई। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा हमें टॉलरेंट होना पड़ेगा। ऑल्सो ये बहुत ही कॉमन चीज है जब भी आप कोई भी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन करने जाते हो। ठीक है, जो भी रिसर्चर्स होते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम जरूर आती है कि जब वो कोई भी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन करने गए तो जो रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं ना वो आंसर ही नहीं करना चाहते। कभी आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपसे जो है वेरियस, कभी ना कभी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, या अगर अभी तक नहीं किया तो कभी करोगे, कि कुछ इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं, कई बार घर पर आते हैं और वो बोलते हैं कि मैम या सर हमें जो है इस चीज का जो है हम लोग सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। आप ब्लंटली बोल देते हो कि नहीं मुझे तो आंसर देने ही नहीं है, आप बोल दो नहीं मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है। अब ऐसे में फॉर द सामने वाला पर्सन, उन्हें तो ऐसा लगेगा ना कि यार क्या यार आंसर कर देते, 1-2 मिनट का तो काम था, लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेटर है वो उन्हें कुछ नहीं बोल सकता कि नहीं ऐसा क्यों या वैसा क्यों। ठीक है, उन्हें टॉलरेंट बनना पड़ेगा। ऑलराइट, तो जो भी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेटर्स की या इन्वेस्टिगेशन की हम लोग बात करें तो इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है उन्हें एफिशिएंट, डिलिजेंट, टॉलरेंट, इम्पार्शियल सब कुछ जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये सारी क्वालिटीज जो है एक इन्वेस्टिगेटर में हो। अदरवाइज जो भी कंक्लूजन आपके पास में आएगा दैट विल नॉट बी अ रिलायबल कंक्लूजन, आप उस पर रिलाय नहीं कर पाओगे। ठीक है, उस पर उतना भरोसा नहीं कर पाओगे। नाउ ये जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है ये सूटेबल कहां पर है? देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप हर एक मेथड को हर एक जगह पर जो है ना फिट नहीं कर सकते हो। अगर आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ही लार्ज है तो आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को नहीं ले जा सकते हो। जस्ट इमेजिन एक अकेला पर्सन कब तक जो है घूमता रहेगा और एक एक से पूछता रहेगा, ये बहुत ही जो है ना बहुत ही ज्यादा कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अगर आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ही लार्ज हो तो आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं जो है यूज कर सकते हो। मान लो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि पूरा जो यूपी है उस पर हमें कुछ भी एक फाइंड आउट करना है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप जो है एक एक सिटी, एक एक टाउन, एक एक विलेज में जो है जा पाओ। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर फिर आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यूज नहीं कर सकते हो। तो कहां पर यूज कर सकते हो वो देखते हैं। जब आपका जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो लिमिटेड है या फिर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, अगर लिमिटेड है या हम बोलेंगे कि लाइक स्मॉल है तो फिर उस पर हम क्या करेंगे कि आपका जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए हम जा सकते हैं। अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा इज रिक्वायर्ड। ओरिजिनलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई डिग्री में हमें चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कि हमें बिल्कुल जो है ओरिजिनल डेटा चाहिए, हम किसी और पर भरोसा कर ही नहीं सकते। तो फिर ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप खुद ही इन्वेस्टिगेशन करोगे। कोई भी जो है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल इंफॉर्मेशन अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो फिर आप खुद ही को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जहां पर बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी की जरूरत है यू विल गो फॉर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देन इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। इंफॉर्मेशन को आपको सीक्रेट रखना है, आप किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते हो, इसलिए आपने खुद ने इंफॉर्मेशन को ली है। ऑल्सो जो सामने वाला पर्सन है वो भी आपका क्या है, वो आपका डायरेक्ट रिस्पॉन्डेंट है, आपको उसी से इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, आपको उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपने उससे क्या किया, उससे उस इंफॉर्मेशन को लिया है और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि आपके और मेरे बीच की बात है, ये कहीं नहीं जाने वाली है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कि जब हमें सीक्रेट रखना है किसी भी इंफॉर्मेशन को तो हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पर जा सकते हैं। देन एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। जहां पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा ग्रेट सिग्निफिकेंस या ग्रेट जो है इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, दैट इज एक्यूरेट डेटा इज लाइक मस्ट हो जाता है, वहां पर आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यूज किया जाता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो मैं खुद अपने डेटा को गलत नहीं करूंगी, मैं खुद क्या ट्राई करूंगी कि मैं जितना ज्यादा जो है सही डेटा, जितना ज्यादा एक्यूरेट डेटा जो है
कलेक्ट कर सकूं उतना मैं कर लूं, ठीक है। तो दैट इज की एक्यूरेसी ऑफ डेटा क्या है, ग्रेट सिग्निफिकेंस की है। देन व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स इज रिक्वायर्ड, जहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत है वहां पर फिर हमें इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन को यूज करना पड़ेगा कि जो है जो रिस्पोंडेंट है वो और किसी को आंसर नहीं कर रहे हैं, आपको खुद को जाकर उनसे जो है बातचीत करनी पड़ेगी, उनसे इंफॉर्मेशन निकलवानी पड़ेगी। तो ऐसे केस में जो है आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर वेरियस एरियाज जहां पर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सुटेबल रहता है। देन इसके मेरिट्स क्या हैं, तो मेरिट्स अगर देखें तो वही फिर अगेन जो जहां हमने सूटेबिलिटी देखी उसी में से आपके वर्ड्स आ जाएंगे। दैट इज ओरिजिनलिटी, बिल्कुल ओरिजिनल डेटा मिलेगा, एक्यूरेसी बिल्कुल मिलेगी, रिलायबिलिटी कि आप उस पर कितना भरोसा कर सकते हो, तो आप बिल्कुल भरोसा करोगे, आपने खुद ने जो मेन रिस्पोंडेंट है उससे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द थिंग। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, इससे हम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम तो पता करने गए थे कि जो है वो पर्सन के हालचाल कैसे है, ठीक है। एक सिंपल सी, एक बहुत ही लाइक जनरलाइज्ड एग्जांपल दे रही हूँ कि हम तो बस ये पूछने गए थे कि भैया आप कैसे हो, लेकिन सामने से तो हमें और भी इंफॉर्मेशन मिल गई, हमें पता चला कि उनके जो है उनके रिलेटिव के साथ में कुछ हो गया या उनके फ्रेंड के साथ में कुछ हो गया, तो दिस वाज द रिलेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपका जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कोई ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मैं उसका तो आंसर दे रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ में बातचीत करते करते कुछ और भी जो है इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जो है रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है। Then comes the uniformity. So there is a fair degree of uniformity in the data collected by the investigator himself from the informants. It facilitates comparison. यूनिफॉर्मिटी जो है वो रहती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो मेरे पास में मेरे सामने 10 लोग हैं और मुझे इन सभी को इन्वेस्टिगेट करना है एक पर्टिकुलर जो है एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मैं अगर सबको एक एक से भी इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ तो वो एक सेंस ऑफ मेरे अंदर रहेगा कि हाँ मुझे ये क्वेश्चंस पूछना है, तो दैट इज द यूनिफॉर्मिटी। हाँ, अगर एट अ मोमेंट मुझे कुछ लग रहा है कि नहीं ये भी एडिशनल क्वेश्चन की जरूरत है या ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो मैं उनसे ले सकती हूँ, लेकिन एक जो है बहुत ही हद तक यूनिफॉर्म जो है डेटा वहां पर मेरे पास में रहेगा, जिसको फिर मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, कंपेयर भी कर सकती हूँ, ठीक है। देन इलास्टिक इन द सेंस कि आप जो है कितना चेंज कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चंस बना के गई थी, मैं पहले से प्रिपेयर होके गई थी कि मुझे ये क्वेश्चंस पूछना है, लेकिन वहां की सिचुएशन को देखते हुए मैं कुछ अपने क्वेश्चंस को चेंज भी कर सकती हूँ, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वो चीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है वो इलास्टिक भी होता है। So this method is fairly elastic because the investigator can always make necessary adjustments in the set of his question, in his set of question, ठीक है। तो जो है ये चीज है। All right, I guess merits आप लोगों को क्लियर है। देन आते हैं इसके डीमेरिट्स पर। अब डीमेरिट्स जो सुटेबल जहां पर नहीं है वहां पर इसके डीमेरिट्स भी क्रिएट हो जाएंगे, जैसे कि इट इज डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया। हम लोग बहुत ज्यादा जो है वाइड एरियाज में इसका इम्प्लीकेशन या एप्लीकेशन नहीं देख सकते हैं, ठीक है। देन पर्सनल बायस, ऑब्वियस सी बातें हो सकता है, अगर मान लो मैं ही पार्शियल हूं और मैं इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रही हूं तो पर्सनल बायस हो जाएगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपकी क्लास से 10 स्टूडेंट्स को लिया, ठीक है, एंड मैंने बोला कि आपके जो है मैथ्स टीचर कैसे हैं, मुझे ये पता करना है। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल मान लो मुझे आपके जो मैथ्स टीचर है ना उनसे थोड़ी सी कुछ है, लाइक आई डोंट लाइक मैच विथ हिज थिंग, तो मुझे ये है कि मुझे ये बताना है कि नहीं वो आपके लिए सही नहीं है या वो आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहे। ऑल्दो भले ही वो अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन बिकॉज आई एम पार्शियल तो मैं आप 10 लोगों का जो आंसर है ना उससे मैं ये बोलूंगी कि मेजॉरिटी ने ये बोला है कि नहीं सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। मैं आपको पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, एक एक से इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, आप मुझे आंसर कुछ बता रहे हो, मैं आंसर कुछ और लिख रही हूँ। किसे पता, आपको लगेगा कि दूसरे पर्सन को जो है मैथ्स के टीचर पसंद नहीं आया होगा, दूसरे को लगेगा आपको नहीं आया होगा, तो इस बेसिस से यहाँ पर पार्शियलिटी बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पर पर्सनल बायस जो है वो बिल्कुल जो है पॉसिबल है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली पर्सनल बायस इसका क्या बनता है, एक डीमेरिट बनता है। सो दिस मेथड इज हाईली प्रोन टू पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, एज अ रिजल्ट द डेटा may lose their credibility.
फिर आपको बाद में पता चला, जब मैंने कंक्लूजन दे दिया कि नहीं मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स ने बोला है कि उनको उनके मैथ्स टीचर पसंद नहीं है, वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। अब आपको ये लगा यार, किसको ये लगा कि ये अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, आपने आपस में बातचीत की, आपने निकाला पूरा डेटा, तो आपको पता चला यार सबने तो ये बोला था कि नहीं नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, फिर ये मैडम ने ऐसा कैसे बोला। तो अब जो मैंने कंक्लूजन आपको दिया है उसकी क्रेडिटेबिलिटी हिल गई ना, आपको भरोसा ही नहीं रहा उस डेटा पर अब, क्योंकि अब आपको समझ में आया कि ये मैम ने गलत बोला है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जब पर्सनल बायस रहता है तो क्रेडिटेबिलिटी जो है डेटा लूज कर देता है अपनी। देन कॉस्टली होगा, अगर एक ही पर्सन जो है पूरा डेटा वेटा कलेक्ट कर रहा है तो उसको ट्रेवल भी करना पड़ रहा है, सारी चीजें, तो दैट वुड बी अ कॉस्टली मेथड, ठीक है। So this method is very expensive in terms of time, money and efforts, ठीक है। टाइम मनी एफर्ट सब में क्या है, कॉस्टली है ये। देन लिमिटेड कवरेज, तो अगेन ये जो वाइड एरिया नहीं कवर कर सकता, तो उसी को हमने दूसरे जो है टर्म्स में लिख दिया कि लिमिटेड कवरेज जो है वो हमें यहाँ पर मिलेगा। सो इन दिस मेथड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज जनरली स्मॉल as the results are therefore less representative. This may lead to long conclusions, ठीक है। So these are various demerits of your direct personal investigation. Then comes to precautions of direct personal investigation, कि अगर आप इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू जा रहे हो तो आपको क्या प्रिकॉशंस जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। So investigators should be very well versed with the statistical technique and should have good टेम्परमेंट, ठीक है। दैट इज जो टॉलरेंट हमने बात की वही चीज, कि आपका जो है ना टेम्पर जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ऐसे हो कि इतनी जल्दी आपको मिर्ची लग जाती है तो फिर आप नहीं हो भाई सूटेबल इस पर्टिकुलर मेथड के लिए, ठीक है। तो प्रिकॉशन यही है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो बहुत ही ज्यादा जो है वेल वर्स्ड होना चाहिए वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक से, और उसका टेम्पर भी बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। Investigators should be familiar with the culture, tradition and the language of the concerned area. बहुत जरूरी है कि आप जिस एरिया में जा रहे हो उस एरिया की नॉलेज आपको हो, ठीक है। इसी से बहुत सारी चीजें आप लोग जो है ना और भी एक्स्ट्रा निकाल कर ला सकते हो वहां से, और जैसे ही वहां के लोग देखेंगे कि अच्छा आप तो कोई बाहर के इंसान हो, तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने से जो है ना वो लोग भी कतराएंगे, और वो जरूरी नहीं है कि आपको सही इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि उन्हें क्या लगेगा यार ये कोई बाहर से आया है एंड पता नहीं कौन है, क्या भरोसा, ईटीसी। तो वो जो कनेक्ट है ना वो नहीं हो पाता है। जब आप पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पे जा रहे हो तो आपको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, और कनेक्ट करने के लिए आपको प्रॉपरली जो है ना सब कुछ अच्छे से रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो जब आप कहीं पर गए, आप महाराष्ट्र में गए एंड इफ यू आर स्पीकिंग मराठी, तो वहां के लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट करेंगे एज कंपेयर कि आप वहां पर हिंदी, इंग्लिश या और कोई सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो। तो आप जहां पर जा रहे हो वहां के कल्चरल ट्रेडिशन, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। Then investigators should ask straight, simple and unambiguous question from informants. घुमाना फिराना नहीं, ठीक है। ऐसा जो है ना सभी किसी को भी पसंद नहीं आता कि अच्छा आप फालतू में घुमा रहे हो। आपको क्या पूछना है, आप सीधा सिंपल पूछो बिना जो है कंफ्यूजन के। हम ये बोले कि बिना घुमावदार या कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के सीधे क्वेश्चंस पूछो और चलते बनो वहां से, ठीक है। So no personal bias should be used by an investigator, ठीक है। कोई भी पर्सनल बायस जो है वो यूज नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेटर के थ्रू। These are various precautions जो कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में अप्लाई करने की जरूरत रहती है। All right, I guess direct personal investigation is clear to you. Next comes indirect oral investigation. Indirect oral investigation. Oral क्या है, पूछ रहे हैं हम, लिखवा नहीं रहे कुछ। Oral means बातें करके, ठीक है। Indirect, मुझे इंफॉर्मेशन आपके बारे में चाहिए, मुझे आपका टाइम टेबल पता करना है, लेकिन मैं आपसे नहीं पूछ रही, आपके पेरेंट्स से पूछ रही हूँ, आपके सिबलिंग से पूछ रही हूँ, आपके फ्रेंड से पूछ रही हूँ। दिस इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, कि मैं इनडायरेक्टली आपके बारे में इंफॉर्मेशन को निकाल रही हूँ, ठीक है। ये होता है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सो द इन्वेस्टिगेटर अप्रोच थर्ड पार्टीज who are in the possession of information about the subject of inquiry. मेरी subject of inquiry क्या है, आपका टाइम टेबल इज माय सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, लेकिन मैं आपसे नहीं पूछकर आपके जो आसपास लोग हैं जिनके पास में ये इंफॉर्मेशन हो सकती है, मैं उनसे पूछ रही हूँ, ठीक है। क्यों पूछ रही हूँ उनसे, क्योंकि देखो मैंने आपसे पूछ लिया पहले, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में मैंने आपसे पूछ लिया, आपने आपका टाइम टेबल मुझे बता दिया। अब मुझे चेक करना है कि आपने जो टाइम टेबल बताया है उसको आप कितना अप्लाई कर रहे हो। तो मैंने इसीलिए आपसे जो रिलेटेड लोग हैं
उनने से क्या किया है, उनसे अब इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रही हूँ। तो इस पर्टिकुलर मेथड को जब मैं आपसे नहीं पूछकर आपसे रिलेटेड लोगों से पूछ रही हूँ, दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, so this method is used when the area of investigation is very large or the respondents are reluctant to part with the information due to various reasons। अब अगर प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स पर है, इसके मतलब को हमने समझ लिया है आपके टाइम टेबल के थ्रू। अब अगर प्रॉपरली जो है स्टैटिस्टिक्स पर आए तो ये डेटा वहां पर आप लोग यूज कर सकते हो जहां पर थोड़ा आपको लार्ज एरिया हो। ठीक है, कि हाँ यहाँ पर आप एक एक पर्सन से तो नहीं पूछ रहे हो, लेकिन एक से आप 3-4 के बारे में इंफॉर्मेशन आपने ले ली इस बेसिस से। ठीक है, ऑल्सो जहां पर रिस्पॉन्डेंट्स जो है वो खुद कुछ भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को शेयर करने में रिलक्टेंट हो, वो नहीं शेयर करना चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से। ठीक है, तो अगर जो रिस्पॉन्डेंट है, मतलब जिसके ऊपर मेनली इंक्वायरी है हमारी, अगर वो नहीं आंसर करना चाह रहा है या वो नहीं प्रॉपर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो विल गो फॉर द इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, कि हम उनसे, उनके पास में जो भी लोग हैं या उन जिसके पास में उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, हम उनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, so the investigator prepares a small list of questions relating to the investigation and the questions are asked from different persons and their answers are recorded. The person to whom these questions are put are known as witnesses। ये बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हो किसी भी पर्टिकुलर आई वुड से कि कोर्ट के केसेस में और जो पुलिस के केसेस हैं उनमें। ठीक है, मान लो जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक पर्सन कहीं पर लड़ाई करके आ गया। ठीक है, नाउ पुलिस जो है वो उन्हें ढूंढ रही है, वो आकर छुप गए, उसके बाद में पुलिस को वो मिल गए, पुलिस ने उनसे जो है क्या किया है, डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट किया, उन्हें उनसे वेरियस चीजों को पूछा है, लेकिन पुलिस को लग रहा है कि नहीं यार ये जो है ना ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है, थोड़ी और जो है हमें इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। तो अब वो पुलिस क्या कर रही है, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो नेबर्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स, इन सबको इन्वेस्टिगेट कर रही है। सो दिस इज बेसिकली इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब जो भी वेरियस इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है वो पुलिस क्या करेगी, उस सबको रिकॉर्ड करते जाएगी। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली वो क्या हो रहा है, वो जो है ये सारी चीजें हो रही है। और जिनसे भी क्वेश्चन किया जा रहा है, जो मेन विक्टिम है या जो मेन इंक्वायरी का पार्ट है, उसको छोड़कर जितने भी लोगों से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं उन सबको हम क्या बोल रहे हैं, विटनेसेस। ठीक है, अब प्रॉपर लॉ के उसमें देखोगे तो विटनेस इज समवन जिसने देखा हो, जिसको पता हो, लेकिन यहाँ पर विटनेस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से विटनेस इज द पर्सन जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अंडर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ऑल राइट, देन सुटेबिलिटी कहां पर है इस मेथड की, तो अगेन जहां पर एक पर्सन या जो रिस्पोंडेंट है वो खुद रिलेक्टेंट है इंफॉर्मेशन को पार्ट करने में या इंफॉर्मेशन को बताने में, उसके अपार्ट व्हील से कि जहां पर आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन थोड़ा लार्ज हो जाए, वहां पर आप इनडायरेक्ट ओरल के लिए जाओगे कि आपको एक एक पर्सन की बजाय आप जो है थोड़े बहुत लोगों से क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को ले रहे हो। ठीक है, सो व्हेन कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स आर अनेबल टू गिव इंफॉर्मेशन due to their ignorance or they are not prepared to be part with the information। ठीक है, then when the area of investigation is very large, when secret or sensitive information about the informant has to be gathered। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेंट है, मतलब कि जिसके ऊपर मेन इंक्वायरी है हमारी, अगर मान लो उसके बारे में हमें कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या सीक्रेट इंफॉर्मेशन पता करना है, या जो लग रहा है कि नहीं ये पर्सन तो नहीं बताएगा लेकिन इनके साथ में जो लोग हैं वो बता सकते हैं, तो ऐसे केस में फिर जो दूसरे लोग हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। When the problem of investigation is complex and needs experts opinion, इन्वेस्टिगेशन की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, जो रिस्पोंडेंट है या जिसके ऊपर इंक्वायरी है वो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, यहाँ पर हमें थोड़े एक्सपर्ट के ओपिनियन की जरूरत है। तो इन दैट सेंस हम लोग जो है एक्सपर्ट्स विच वी कैन से वेरियस जो विटनेसेस हैं उन्हें उनकी जो भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और वो जो सारी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है ना, फिर उन सबको कंपाइल करके कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाला जाएगा कि क्या चीजें हो सकती है, क्या जो है इसका क्या जो मेन इंफॉर्मेशन है वो उससे निकाली जा सकती है। ठीक है, प्रॉपर जो कंक्लूजन है फिर वो देखा जाएगा। ऑल राइट, सो दिस इज बेसिकली जो सुटेबिलिटी है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की।
देन इसके मेरिट्स, तो अगेन सुटेबिलिटी से कुछ मेरिट्स बनाओ, तो वाइड कवरेज है ये कि आप जो है वाइड एरिया पर इसको देख सकते हो एज कंपेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखो किसी भी चीज के मेरिट्स डिमेरिट्स किस बेसिस पर बताए जाते हैं, दूसरे मेथड के कंपैरिजन में क्या है, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के कंपैरिजन में इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें हमें वाइड कवरेज मिलता है। ठीक है, ये चीज याद रखना कि जब आप मेरिट्स डिमेरिट्स बता रहे हो तो आप किसी पर्टिकुलर मेथड से कंपेयर करके बता रहे हो। ठीक है, सो दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, देन इकोनॉमिकल, यहाँ पर जो आपका पूरी स्टडी है वो क्या रहेगी, इकोनॉमिकल रहेगी एज कंपेयर टू योर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सो इट इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड मैन पावर, देन फ्री फ्रॉम बायस। ठीक है, यहाँ पर एज कंपैरेटिवली बायस उतना नहीं होगा जितना पर्सनल जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें हो सकता है। So this method is relatively free from personal prejudice as the information is collected from the persons who are well aware of the situation। ठीक है, तो बेसिकली ये हम उन्हीं लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं जिनके पास में जो है ना सारी इंफॉर्मेशन है, who are well aware with this particular situation। Then expert opinion जो है वो हमें यहाँ पर मिल सकता है। So under this method an investigator can seek opinion of the experts। ठीक है, यहाँ पर जो है हम एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस भी ले सकते हैं, तो ये भी क्या है, इसका एक मेरिट बनता है। ठीक है, देन कम्स टू कि इसके डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, तो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन, आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही ना, आपने इनडायरेक्टली कलेक्ट किया है। हो सकता है कि जिसने आपको इंफॉर्मेशन दी है उन्हें उस पर्टिकुलर जो भी रिस्पोंडेंट है उससे कुछ दिक्कत हो, तो आपको जो है बायस इंफॉर्मेशन मिलेगी फिर वहां पर। ठीक है, तो इस बेसिस से हो सकता है कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में आपके पास में जो इंफॉर्मेशन है वो सही ना आई हो। ठीक है, जैसे कि बहुत ही सिंपल चीज है, आप लोगों ने भी आई डोंट नो कभी ये आप लोग की लाइफ में अप्लाई किया या नहीं किया, लेकिन हम कई बार ऐसे बोल देते हैं कि हाँ मैं इस फ्रेंड के घर पे हूँ, पता चलता है आप उस फ्रेंड के घर पे ही नहीं हो, लेकिन वो फ्रेंड बोलता है हाँ अंकल या हाँ आंटी मेरे पास है या मेरे साथ में है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कि ये जो है आपकी जो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है वो गलत हो सकती है। ठीक है, सो द रिजल्ट कैन बी erroneous because information is obtained from other persons not directly connected। ठीक है, देन लैक ऑफ एक्यूरेसी इज ऑल्सो पॉसिबल, जिस पर्सन से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो सकता है उसे भी कुछ नहीं पता है, वो बस ऐसे ही आपको बताया जा रहा है कुछ भी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है दैट इज एक्यूरेट। So as compared with direct personal observation, the degree of accuracy of data is likely to be lower. Partiality of witnesses, जो चीजें अभी मैंने आपको बताई थी, so the persons providing the information may be prejudiced or biased. Then lack of interest of informant, ठीक है, जो informant है उसका interest नहीं है उसमें, so since the interest of the person providing the information is not at stake, the collected information is often vague and अनरिलायबल। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्ड आप मतलब आपने जिससे भी जो है इंफॉर्मेशन ली है उसका क्या जा रहा है, वो तो कुछ भी बोल दे, क्योंकि आपका मेन इंक्वायरी का पार्ट तो वो पर्सन है ही नहीं, तो हो सकता है कि वो सिर्फ ऐसी इग्नोरेंस में हाँ हूँ ठीक है नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं बोल के और निकल जाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली जरूरी नहीं है कि वो जो पर्सन ने आपको इंफॉर्मेशन दी है दैट मस्ट बी ट्रू, तो जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है इंफॉर्मेंट्स का वो भी एक जो है इसका डीमेरिट बन सकता है। देन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पर जो है हमारे पास में लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए हैं और हमें अलग अलग लोगों से अलग अलग क्वेश्चंस भी पूछने पड़े, तो यहाँ पर थोड़ा कंक्लूजन निकालना इस थोड़ा सा डिफिकल्ट, हमें अभी सबकी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करना पड़ेगा। एक पर्सन बोल रहा है कि नहीं ये जो पर्सन है बहुत अच्छा है, ये बोल रहा है कि नहीं ये तो बहुत बुरा है, ये बोल रहा है ये बहुत हेल्प करता है, ये बोल रहा है ये तो बहुत ही ज्यादा जो है खड़ूस काइंड ऑफ है, तो अब यहाँ से कंक्लूजन निकालना जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार इधर जाए या इधर जाए, तो यहाँ पर ये चीज की जो है प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है, दैट इज इसका जो है डीमेरिट बन सकता है। So the information collected from different persons may not be homogeneous and comparable. All right. So these are various demerits of indirect oral investigation. Now comes to its precautions कि क्या-क्या precautions जो है वो maintain करने की जरूरत है जब हम indirect oral investigation की बात करते हैं तब। So the number of witness should be fairly large.
क्या होगा इससे? लार्ज नंबर से आप ज्यादा अच्छा कंक्लूजन निकाल पाओगे। जैसे कि अभी भी मैंने एग्जांपल लिया कि इधर एक पर्सन इधर एक पर्सन और हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हमें क्या मिल रहे हैं, जो कंक्लूजन है वो। अब हम जो है किसी भी एक साइड पर नहीं जा सकते, लेकिन मान लो इन दो की जगह पर हम 10, 12, 15 लोगों को इन्वेस्टिगेट करते, तो यहां से हम प्रॉपर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या चीज जो है वो ज्यादा उस पर्सन में हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जो है आपको जो नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स और वी वुड से जो नॉट इन्वेस्टिगेटर्स, जो विटनेस है, सॉरी, जो नंबर ऑफ विटनेसेस है उन्हें क्या करना है, उन्हें आपको काफी मतलब फेयरली लार्ज रखना है कि आपकी जो भी स्टडी है उसके हिसाब से वो सही रहे। Then only those witness should be selected who possess sufficient knowledge about the proposed investigation। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपके मैथ्स के टीचर के बारे में पूछ रही हूँ, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ इट्स ओके कि आप लोगों को पता है, आपको उन्होंने पढ़ा है। लेकिन अगर मैं किसी तीसरे जो है स्टूडेंट के पास में गई जिसने आज तक वो मैथ्स टीचर से पढ़ा ही नहीं है, तो वो मुझे क्या ही बताएंगे, राइट। अब उन्होंने बोल दिया ऐसे कि ठीक है अपना क्या जा रहा है, हाँ ना बोल दो, नहीं मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब उन्हें तो पता ही नहीं वो सर पढ़ाते कैसे हैं या वो मैम पढ़ाती कैसी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट कि आपको प्रिकॉशंस ये भी रखना है कि आप उसी पर्टिकुलर पर्सन को जो है इन्वेस्टिगेट करो जिसके पास में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर शुड नीदर डिसबिलीव नॉर कंप्लीटली बिलीव द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द विटनेसेस। ठीक है, ना तो आपको कंप्लीटली बिलीव करना है और ना ही कंप्लीटली डिसबिलीव करना है, न्यूट्रल रहो। विल सी फर्दर, और भी कंक्लूजन्स निकालेंगे, उसके थ्रू हम देखेंगे कि यहाँ क्या सही या क्या गलत हो सकता है। ठीक है, देन एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेक क्रॉस चेक सिस्टम टू एसर्टेन द एक्यूरेसी। क्रॉस चेक करना जरूरी है ताकि जो है एक्यूरेसी बनी रहे। अब क्रॉस चेक कैसे किया जा सकता है, तो जिस पर्सन से आपने इंफॉर्मेशन ली उसी से सेम क्वेश्चन एक डिफरेंट वे में पूछ लो, तो उसके आंसर में वो हो जाएगा। आप विजिलेंट हो, जो इन्वेस्टिगेटर है ही और शी इज वेरी विजिलेंट, तो आप जो है क्वेश्चंस को घुमाकर पूछ सकते हो, सामने वाला रिस्पोंडेंट जो है वो क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। ऐसा ही तो होता है जब भी कोई भी जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, कोर्ट इन्वेस्टिगेशन है, या हम बोले कि ऐसे ही कोई भी जो है एजेंसीज अगर इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो ऐसे ही घुमाते हैं। ठीक है, और वो घुमा घुमा के एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन को बार बार क्रॉस चेक कर करके जो है ना सामने वाले से सच बुलवा लेती है। तो अकॉर्डिंगली एक्यूरेट कितनी है इंफॉर्मेशन उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा क्रॉस चेकिंग कर सकते हो। ठीक है, देन इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट इंटरव्यूज आर नॉट सब्जेक्टिव इन देयर अप्रोच एंड द विटनेस आर नॉट प्रीजुडिशियल इन फेवर और ऑफ अगेंस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो बिल्कुल सब्जेक्टिव मत रखो अपने अप्रोच को, और ये चीज देखो कि जो विटनेस है वो किसी एक साइड पर टिल्टेड नहीं है, वो ना ही किसी के फॉर में है ना ही किसी के अगेंस्ट में है, वो जो चीजें हैं वो एज इट इज वैसे ही बता रहा है। ऑल राइट, सो दीज आर वेरियस प्रिकॉशंस जो कि मेंटेन करने की जरूरत है जब हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तब। देन ये कुछ हमारे पास में डिफरेंस है बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देख लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में कि क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग कवरेज की बात करें तो जो आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें लिमिटेड कवरेजेस पॉसिबल, एंड इनडायरेक्ट जो है वो ज्यादा एक जो वाइड एरिया उसको कवर कर सकता है। ओरिजिनलिटी तो ऑब्वियसली इन जो आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है वो ज्यादा ओरिजिनल रहेगा as compared to this one। ठीक है, so this method lacks originality as data is collected from the witnesses। then next is reliability and accuracy। तो ज्यादा reliable ज्यादा accurate is your direct personal investigation as compared to the indirect oral investigation। ठीक है, कॉस्ट यहाँ पर ज्यादा लगेगा, इधर कम लगेगा। ठीक है, so this is basically कुछ major differences between your direct personal investigation and indirect oral investigation। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट हमारे पास में इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लिया, अब आते हैं इसके थर्ड मेथड पर, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या समझना है कि करस्पॉन्डेंस कौन होते हैं और करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है। सो करस्पॉन्डेंस बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि रेगुलरली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और उन्हें जो है प्रोवाइड करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग देखें
कि लाइक इफ यू गो विद जर्नलिज्म, ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि कोई भी एक न्यूज चैनल है, उसके जो करस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो हर जगह पर रहते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक सिटी, हर एक स्टेट, सब जगह पर जो है आपको उनके करस्पॉन्डेंट्स मिलते हैं। जब भी जहां पर जो भी पर्टिकुलर जो है उनको न्यूज मिली, उन्होंने कलेक्ट किया और उन्होंने प्रोवाइड कर दी टू द न्यूज चैनल, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो न्यूज चैनल है उसको जो इंफॉर्मेशन मिली है दैट इज फर्स्ट हैंडेड, उन्हीं के लोगों ने उनको जो है ये कलेक्ट करके दी है, ठीक है। तो करस्पॉन्डेंट्स को एक ऐसे भी आप बोल सकते हो इस मैनर में कि वो एक काइंड से जो है कुछ हेल्पर्स होते हैं जो कि डेली बेसिस पर जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहते हैं, डेली बेसिस पर, इस इन दी सेंस की जो लोग ये सारी चीजें करते रहते हैं, ठीक है। तो उनसे जो है इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया जाता है, लेकर उसे पब्लिश कर लिया जाता है, ठीक है। सो अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट्स, अब इनका करस्पॉन्डेंस को और थोड़ा सा जो है सिंपलर टर्म से अगर आप जानना चाहो तो आप बोल दोगे कि लोकल एजेंट्स। सो अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट्स और करस्पॉन्डेंट्स आर अपॉइंटेड एंड ट्रेन्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। इस पर्टिकुलर मेथड के हिसाब से जो लोकल एजेंट्स है या फिर जो करस्पॉन्डेंट्स है उनको अपॉइंट किया जाता है एंड उन्हें जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ट्रेन किया जाता है कि वो जो है वेरियस इंफॉर्मेशन को लेते रहे। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन इंफॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। अब ये कहां पर यूज किया जाएगा, यही जैसे मैंने आपको जर्नलिज्म में बताया कि जो है डेली बेसिस पर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए और अलग अलग प्लेसेस से चाहिए, ठीक है। अब आप लोग जिस भी पर्टिकुलर सिटी में रहते हो वहां का जो है एक उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या उस सिटी का जो है आपको एक लोकल न्यूज़पेपर भी मिलता होगा, दैट जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग कि आपके वहां के करस्पॉन्डेंट्स ने यहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, उन्हें जो है आपके न्यूज़पेपर वाले को या जो न्यूज वाले हैं लाइक चैनल है उन्हें प्रोवाइड किया है एंड देन जो है उन्होंने इसको पब्लिश किया है, ठीक है। So agents or correspondents regularly collect the data in their jurisdiction and send them to the investigator. This method is often adopted by newspapers and periodicals, ठीक है। इन्हें जो है डेली बेसिस पर सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत रहती है, तो यूजुअली ये जो पर्टिकुलर मेथड है वो यहीं पर हम लोग देखते हैं। ऑल राइट, देन इसकी सूटेबिलिटी कहां पर है, तो जहां पर आपका एरिया क्या है, वाइड है, ठीक है। तो अगर वाइड एरिया है तो यू कैन यूज द करस्पॉन्डेंट्स, आपको खुद को पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है, आपने करस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट कर दिया है, वो लोग अलग अलग जगह पर जो है क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। सो व्हेन रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, जहां पर आपको रेगुलर और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन चाहिए, डेली की या हम बोले कि एक रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। When the area of investigation is very large, when high degree of accuracy is not required, बहुत ज्यादा high degree of accuracy की requirement यहाँ पर नहीं होती है। आई गेस ये चीज आप सभी लोगों को, मतलब ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कभी कभी कि यार न्यूज़पेपर वाले कुछ भी छाप देते हैं, तो वो यही तो है कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, वो तो न्यूज़पेपर वाले तो वो लिखेंगे जो उनका ऑडियंस पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो आपको ये चीज प्रोवाइड कर देंगे। ऑल्दो वी नो कि हाँ जर्नलिज्म इज समथिंग कि वो बिल्कुल जो है फेयरली जो चलता है उस हिसाब से होना चाहिए, बट कभी कभी ये भी हम लोग देखते हैं कि नहीं, जो चीजें लाइक थोड़ी बहुत कम एक्यूरेसी वाली भी लिख दी, हमने देखा कि भाई कहीं पर चोरी हुई है, वहां से मान लो कि जो है आपका 40 kgs ऑफ जो है गोल्ड क्या हो गया है, चोरी हुआ है, न्यूज़पेपर वाले ने लिख दिया 60 kgs, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है ये नंबर का तो डिफरेंस हुआ, तो वही चीज की एकदम एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। देन इसके मेरिट्स क्या है, तो इसका वाइड कवरेज है, ये इसका मेरिट है, ठीक है। इकोनॉमी, दैट इज इकोनॉमिकल है, बहुत ज्यादा कॉस्टली मेथड नहीं है, सो इट इज वेरी इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, suitable for special purpose, so this method is suitable for some special purpose of investigations, ठीक है। कोई स्पेशल पर्पस है कि जैसे कि जर्नलिज्म में हमने लिया कि इन्हें जो है डेली की खबरें देनी है मिर्च तड़का वड़का लगा के, तो दैट इज अ स्पेशल पर्पस कि हाँ ये चीजें हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी में आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल सकती है, सो इट इज वेरी यूजफुल फॉर करेक्टिंग रेगुलर इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन इसकी डीमेरिट्स, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, यहाँ पर आपका डेटा होमोजीनियस नहीं है, ठीक है, डेटा जो है वो डिफरेंट हो सकता है, तो उन सब में से कंक्लूजन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
सो द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय डिफरेंट करस्पॉन्डेंट्स ऑफन लैक्स होमोजेनिटी एंड हैंस नॉट कंपेरेबल, ठीक है, अलग अलग करस्पॉन्डेंट्स ने अलग अलग इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, होमोजीनियस नेचर की नहीं है वो, दैट इज ऑफ हेट्रोजीनियस नेचर, ठीक है, थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग एस्पेक्ट में जो है ये बातें कर रहे हैं, तो अब उसको जो है कंपेयर करना क्या है, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। देन डेंजर ऑफ पार्शियलिटी, बिल्कुल यहाँ पर पार्शियलिटी होती है, अगर करस्पॉन्डेंट जो है आपका वो अगर पार्शियल है तो आपको इंफॉर्मेशन भी क्या करेगा, पार्शियल देगा। So the personal bias of correspondence may enter the reports, and to that extent that accuracy is affected, ठीक है, the accuracy is affected. Then lack of accuracy of high degree, बहुत ही high degree की जो accuracy है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है. So this method cannot be used when high degree of accuracy is required. एंड टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, इतने सारे करस्पॉन्डेंट्स हैं, सबके पास से इंफॉर्मेशन लेना, उसको गैदर करना, फिर उसको कंपाइल करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना एंड देन उसको पब्लिश करना, तो थोड़ा क्या है, थोड़ा हम बोलेंगे कि टाइडियस जो आपका है वर्क है एंड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जो है वर्क है, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ टाइम इज कंज्यूम्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, ऑल राइट। देन प्रिकॉशंस क्या होंगे इसके, सो अपॉइंटमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंट्स शुड बी मेड विथ फुल प्रिकॉशंस, ठीक है, यहाँ पर करस्पॉन्डेंट को जो आप अपॉइंट कर रहे हो वो फुल प्रिकॉशंस के साथ में जो है हमें अपॉइंट करना है, दैट मींस हर एक चीज जो है वो देख के अच्छे से जो है उन्हें अपॉइंट करने की जरूरत है। द करस्पॉन्डेंट्स शुड नॉट बी प्रीजुडाइज्ड, दैट इज जो पार्शियलिटी वाली चीज है वो नहीं होनी चाहिए। The number of respondents should be fairly large and reasonable. Respondents जो है वो large और reasonable number होना चाहिए. That means इतने जो है हमारे पास में respondents होना चाहिए जो कि आपको एक सही आंसर तक या एक सही कंक्लूजन तक पहुंचा सके. Then correspondents should be educated and familiar with the problems. ठीक है, correspondents जो है वो familiar होने चाहिए कि प्रॉब्लम से फेमिलियर, और ऑल्सो करस्पॉन्डेंट शुड बी एजुकेटेड, क्योंकि अगर करस्पॉन्डेंट्स को ही नहीं पता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है या वो बस ऐसे ही चले गए इन्वेस्टिगेशन करने, तो वो किस बात पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर उन्हें प्रॉब्लम पता है, अगर उन्हें पता है कि मैटर ऑफ डिस्कशन क्या है, किस पर उन्हें रिसर्च करनी है, तभी वो प्रॉपर्ली रिसर्च कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इंफॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंस। देन आता है एक बहुत ही ईजी चीज, दैट इज टेलीफोनिक इंटरव्यूज, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, या ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस। क्या था कि आप जो है रिस्पॉन्डेंट से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, टेलीफोनिक इंटरव्यूज ऑल्सो द सेम थिंग, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर टेलीफोन आ गया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है ओवर दी फोन कॉल, ठीक है। कई बार आप लोगों ने अगर कभी इसे एक्सपीरियंस किया हो या आपके पेरेंट्स से पूछेगा, उन्होंने तो कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस किया होगा। हम कभी जाते हैं कहीं पर किसी भी पर्टिकुलर जो है शॉप में कुछ खरीदने, उन्होंने हमारा नंबर ले लिया। कभी कभी ये भी होता है कि वो लोग कॉल करते हैं हमारे पास में टू नो दी फीडबैक, ठीक है, एंड वो बस पूछते हैं कुछ जनरलाइज्ड क्वेश्चंस, उनका फीडबैक लेते हैं एंड खत्म बात, ठीक है। सो दिस इज अ टेलीफोनिक इंटरव्यू। इसी वे में कुछ जो है और भी एनहांस्ड मैनर में भी हो सकते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यूज, कि आपने जो है आपके सारे जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनकी लिस्ट निकाल ली, अब आप एक जगह पर बैठकर क्या कर रहे हो, उनको कॉल लगाते जा रहे हो, कोई आंसर कर रहा है कोई नहीं कर रहा, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, तो उन्हें कॉल लगाते जा रहे हो, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, एंड दिस इज बेसिकली टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है। So under this method data is collected through an interview over the telephone with the interviewer. Telephonic interview is better in the cases where the respondents are reluctant to answer certain questions in personal interviews, ठीक है। कभी कभी ये होता है पर्सनल इंटरव्यूज में जो है ना, एक पर्सन नहीं आंसर करना चाहता है कुछ चीजों को, लेकिन ओवर द टेलीफोन वो लोग कर देते हैं, ये सोच के कि यार पता नहीं कौन है सामने वाला, वो कहाँ हमें जानता है, दे दो अपन तो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीजें होती है, बट ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाले ने आपको कॉल किया तो उसके पास में कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपकी होगी ही होगी, ठीक है। Many of the shows on television conduct polls with the help of telephonic interviews, and the response rate is lower and fewer questions may be asked before the respondents get tired of the proceedings, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि टेलीफोनिक इंटरव्यूज में रिस्पॉन्स रेट जो है वो क्या रहेगा, लो रहता है, और बहुत ही कम जो है रिस्पॉन्डेंट्स आंसर करते हैं, और जो है लगे रहेंगे जब तक पूरी प्रोसीडिंग्स हो रही है तब तक, ये चीजें बहुत कम होती है। बिकॉज कभी अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया तो कभी भी अगर फ्यूचर में करो तो इस चीज को वहां पर देखना, आप खुद भी ना ऐसे चिढ़ जाओगे, यार मैं क्यों आंसर दूं, मुझे नहीं करना है।
लाइक फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास में कई बार फोन कॉल्स आते हैं कि मैम क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, राइट? ये तो बहुत ही नॉर्मल कॉल है जो कि हर एक पर्सन के पास में पहुंच ही जाता है, एंड डोंट नो कौन कौन सी बैंक से जो है ना क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल्स आने लगते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार क्या है, हमें नहीं लेना है, ठीक है? तो सेम वे में अगर हमारे पास में थ्रू फोन कॉल अगर किसी का फोन आता है एंड वो सामने वाला तो वो बता ही रहा है अपने बारे में कि वी आर लाइक सर्वेइंग फॉर दिस 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 पर्पस, आप फोन कट कर देते हो कि हमें इतना टाइम कहाँ है कि अभी इनके सर्वे पर हम लोग ध्यान दें, ठीक है? ये एक नॉर्मल जो है ना साइकोलॉजी है सभी की, और हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है? ये बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि हम लोग ऐसा करते हैं। तो यही चीज की टेलीफोनिक इंटरव्यू पर जो रिस्पॉन्स रेट है ना वो बहुत लोअर होता है। कई बार तो फोन कॉल्स ही नहीं उठाए जाते हैं, पता नहीं किसका नंबर है, इतना कॉल कर रहा है, आई डोंट वांट टू आंसर, ठीक है? तो जो रिस्पॉन्स रेट है वो लोअर रहता है, और बहुत ही कम लोग हैं जो कि लास्ट तक जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, जितनी भी प्रोसीडिंग हो रही है, वो लास्ट तक जो है आंसर देते रहे। आधे लोग बीच में ही फोन कट कर देंगे, ठीक है? सो दिस थिंग बिल्कुल हैपेंस इन द टेलीफोनिक इंटरव्यूज। सो दिस इज लाइक वी कैन से कि एक जो इसका पिक्चर बोल सकते हैं ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू। देन सुटेबिलिटी कहां पर है? तो व्हेन द रिस्पोंडेंट्स हैव अ टेलीफोन कनेक्शन, बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि आप टेलीफोनिक इंटरव्यू को वहीं पर यूज कर सकते हो जहां पर रिस्पोंडेंट्स के पास में टेलीफोन कनेक्शन रहेगा, ठीक है? देन व्हेन द डेटा इज टू बी कलेक्टेड इन शॉर्टर ड्यूरेशन, टेलीफोनिक इंटरव्यूज में टाइम कंज्यूमिंग कम है। ये आप एक जगह पर बैठे, आपने क्या किया, फोन लगाना चालू किया, धड़ाधड़ जितनों ने उठाए उनसे जो है इंफॉर्मेशन ली, ट्रू फॉल्स जो भी पर्टिकुलर चीजें हैं, जो भी रेटिंग्स है वो आपने ली एंड कंप्लीट, ठीक है? तो शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, या जहां पर भी आपको शॉर्ट ड्यूरेशन या आपका जो टाइम पीरियड है वो अगर कम है तो इन दैट केस यू कैन यूज दी टेलीफोनिक इंटरव्यूज, ठीक है? देन इसके मेरिट्स, वाइड कवरेज, ऑब्वियस सी बात है, हमें भी पता है, आज हम यहाँ पर होकर कहीं पर भी जो है कॉल लगा सकते हैं, तो दैट इज व्हाट की वाइड कवरेज है, ठीक है? कि आप किसी भी पर्टिकुलर कॉर्नर में कंट्री के या अब्रॉड में कॉल लगा सकते हो, ठीक है? देन इकोनॉमिकल, ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को खुद को इतना नहीं घूमना पड़ेगा, आप तो बढ़िया बैठे हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गया, ये सारी चीजें हुआ, तो दिस इज इकोनॉमिकल, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना आपका कॉस्ट कम रहेगा, इट वुड बी चीपर देन अदर जो आपके लाइक मेथड्स है उनसे, ठीक है? क्लेरिफाई डाउट्स, कॉल पर जो है अगर किसी को सामने वाले को कोई दिक्कत है तो वो आपसे जो है क्या कर सकता है, क्वेश्चंस पूछ सकता है, बिकॉज यू आर ओवर अ कॉल। अगर यही चीज आप थ्रू मेल दे देते तो उनके पास में ये ऑप्शन नहीं होता कि वो आपसे जो है कॉल पर, या वी वुड से कि वो आपसे जो है इसको क्लैरिफाई कर सके, लेकिन ओवर दी टेलीफोन वो क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई भी कर सकते हैं एंड दे कैन आंसर आफ्टरवर्ड्स, ठीक है? तो ये जो है आपका क्लैरिफाइड डाउट्स भी जो है ये इसका क्या बनता है, एक मेरिट बनता है, ठीक है? देन डीमेरिट, लिमिटेड यूज, ऑब्वियस सी बात है इसका लिमिटेड यूज है, इसको आप बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते बिकॉज आपके रिस्पॉन्डेंट्स ही आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? सो द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज एक्सेस टू पीपल, द मेथड इज नॉट पॉसिबल for people who do not own telephones, then visual feedback is not possible। बहुत बार होता है कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस, उसके एक्शंस, इन सब से हम और भी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? तो ये चीज जो है ये टेलीफोनिक इंटरव्यू में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो कि सामने वाला पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में है और वो आपको कैसे आंसर दे रहा है, ठीक है? तो दिस इज द थिंग कि यहाँ पर जो है विजुअल फीडबैक जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? So telephonic interviews also obstruct visual reactions of the respondents, which becomes helpful in obtaining information on sensitive issues. All right. So I guess ये telephonic interview जो है ये भी आप लोगों को properly clear है, and I hope so कि ये जो हमने चारों ही हमारे like sources या methods of primary data collection देखे हैं ये आप लोगों को clear है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि दो मेथड्स जो है वो हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, तो यस अभी दो मेथड्स बचे हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। इसी के साथ में इतना पार्ट ऑफ जो हमारा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर डेडिकेटेडली जो ह्यूमैनिटीज के बैचेस है वो लॉन्च हो चुके हैं। For class 11th we have Inception Humanities batch and for class 12th we have Victory Humanities batch। यहाँ पर आपको आपके various educators जो है वो various subject से deal करने वाले हैं
एंड बहुत ही डिटेल से जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। इफ इन केस अभी तक आप लोगों ने इन कोर्सेज में एनरोल नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो, इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करो। एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो हैं वो पाने के लिए यू नीड टू यूज कोड SAKSHIV SAKSHIV। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कब कौन सा वीडियो आ रहा है, ये सारी चीजें। आई होप सो कि जितना हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, इस वीडियो में पढ़ा है, वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है एंड बाकी की जो सारी चीजें थी वो भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई है। थैंक यू।